नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अपनी क्लास में। दोस्तों, यदि आपकी अभी तक RSCIT एग्जाम में तैयारी बहुत ही कम है तो आप चिंता मत कीजिए, क्योंकि मैं इस वीडियो के अंदर आप सभी के लिए RSCIT एग्जाम के 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों से बना हुआ बेस्ट और शानदार मॉडल पेपर लेके आया हूँ। मैं आपको 100% गारंटी के साथ विश्वास दिलाकर कहता हूँ कि यदि आप इस मॉडल पेपर को पूरा पढ़ लेते हो तो आपके आने वाले RSCIT एग्जाम में बहुत ही अच्छे परसेंटेज बनने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं हमारे द्वारा बनाए गए इस मॉडल पेपर का पहला प्रश्न, जिसमें पूछा गया है निम्न में से कौन पर्सनल कंप्यूटर का भाग है। यानी कि दोस्तों, जो कंप्यूटर है वो किन किन चीजों से मिलकर बना होता है, कौन कौन से डिवाइस से मिलकर बना होता है। दोस्तों, कंप्यूटर के अंदर सबसे पहले होता है माउस, उसके बाद में होता है कीबोर्ड, उसके बाद में होता है मॉनिटर। आप देखिए ऑप्शन ए में है कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, ये क्या है, पर्सनल कंप्यूटर के भाग हैं। उसी प्रकार से मोडेम, दोस्तों मोडेम एक प्रकार डिवाइस होता है जो कि इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में परिवर्तित करता है, यानी कि ये भी पर्सनल कंप्यूटर का भाग है। उसी प्रकार से कंप्यूटर के अंदर मेमोरी भी होती है और हार्ड डिस्क, जो कि कंप्यूटर की सबसे बड़ी मेमोरी है, वो भी होती है, और साथ ही फ्लॉपी डिस्क भी होती है। यानी कि ये सभी के सभी क्या हैं, पर्सनल कंप्यूटर के भाग हैं। उपयुक्त सभी है वो पहले का करेक्ट आंसर होगा। आगे हमारे पास में दूसरा प्रश्न पूछा गया है, सन 1964 में निर्मित प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा है। तो दोस्तों, पूरी दुनिया के अंदर सबसे पहले सन 1964 में जो प्रथम सुपर कंप्यूटर आया था उसका नाम था CDC 6600। और दोस्तों, भारत के अंदर जो सबसे पहले सुपर कंप्यूटर बना था उसका नाम रखा गया था परम 8000। यहाँ पे हमसे इस प्रश्न में पूछा गया है कि दुनिया के अंदर जो प्रथम सुपर कंप्यूटर आया था वो कौन सा है। तो दोस्तों, वो है हमारे पास में CDC 6600, यानी कि करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे हमारे पास में तीसरा प्रश्न पूछा गया है, निम्न में से किसका संबंध कंप्यूटर के प्रोसेसर से नहीं है। तो दोस्तों, हमारे पास में पहला ऑप्शन दिया गया है ड्यूल कोर प्रोसेसर। दोस्तों, जो ड्यूल कोर प्रोसेसर है वो केवल कंप्यूटर का ही प्रोसेसर है। उसी प्रकार से i7 और सेलेरॉन, ये भी क्या है दोस्तों, कंप्यूटर की प्रोसेसर हैं। लेकिन जो एंड्रॉइड प्रोसेसर है वो कंप्यूटर का प्रोसेसर ना होके मोबाइल का प्रोसेसर जाना जाता है। यानी कि दोस्तों, तीसरे का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये क्या है, कंप्यूटर के प्रोसेसर का उदाहरण नहीं है। आगे हमारे पास में चौथा प्रश्न पूछा गया है, कंप्यूटर में कौन सा उपकरण AC विद्युत को DC विद्युत में परिवर्तित करता है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, आपका जो कंप्यूटर है उसे ऑन होने के लिए DC करंट की ही आवश्यकता है, AC करंट की आवश्यकता नहीं है। और दोस्तों, आपके घर में जो करंट लगा हुआ है उसका नाम है AC करंट, अल्टरनेटिंग करंट। और दोस्तों, इस कंप्यूटर को DC करंट चाहिए तो हमें पहले क्या करना होगा, AC करंट को DC करंट में परिवर्तित करना होगा और फिर इस DC करंट को कंप्यूटर में देना होगा ताकि कंप्यूटर है वो ऑन हो सके। तो दोस्तों, AC करंट को DC करंट में बदलने के लिए हम कंप्यूटर के अंदर एक डिवाइस लगाते हैं, उस डिवाइस का नाम है SMPC, यानी कि दोस्तों स्विच मोड पावर सप्लाई। इससे क्या है दोस्तों, आपका जो AC करंट से DC करंट है वो बन जाता है। आगे हमारे पास में पांचवा प्रश्न पूछा गया है, निम्न में से कौन सूचना प्रणाली का भाग है। तो दोस्तों, आप देखिए ये हमारे पास में क्या है, कंप्यूटर है और ये हम बैठे हैं। ठीक है दोस्तों, ये हम बैठे हैं और हमारे सामने क्या है, कंप्यूटर रखा गया है। ये हम क्या कहलाएंगे दोस्तों, हम कहलाएंगे यूजर। क्या कहलाएंगे दोस्तों, यूजर। और जो हमारे पास में कंप्यूटर है उसे हम कहेंगे हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर। और दोस्तों, हम यूजर जो हैं वो हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर को क्या दे रहे हैं, डाटा दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं दोस्तों, डाटा दे रहे हैं। तो यानी कि ये सभी के सभी क्या हैं, सूचना प्रणाली के भाग हैं। देखिए हमारे पास में पहला ऑप्शन ए है यूजर, और दूसरा है हार्डवेयर व सॉफ्टवेयर, और तीसरा है डाटा। यानी कि ये सभी के सभी क्या हैं, सूचना प्रणाली के भाग हैं। यानी कि पांचवे का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। आगे हमारे पास में छठा प्रश्न पूछा गया है, किस डिवाइस का उपयोग डाटा को इमेज के रूप में इनपुट करने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों, आप मानिए आपने क्या किया, किसी एक पेज पर RSCIT के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो लिख दिए, और दोस्तों आप क्या करना चाहते हो, इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को इमेज के रूप में परिवर्तित करना चाहते हो, यानी कि डेस्कटॉप स्क्रीन पर लाना चाहते हो। तो दोस्तों, आप क्या करोगे, आपका जो कंप्यूटर है उसके साथ में स्कैनर जोड़ दोगे। क्या जोड़ दोगे दोस्तों, स्कैनर। और इस स्कैनर पर आप उस पेज को स्कैन करोगे, आपका जितना भी डाटा है, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो कंप्यूटर की स्क्रीन पर आ जाएंगे। यानी कि डाटा को इमेज के रूप में जो इनपुट डिवाइस परिवर्तित करता है वो इनपुट डिवाइस है स्कैनर। और दोस्तों, जॉयस्टिक जो डिवाइस है वो गेम खेलने के लिए उपयोग में आ जाता है, और कीबोर्ड जो है वो टाइपिंग के लिए होता है, और माउस जो है वो पॉइंटिंग डिवाइस है। आगे हमारे पास में सातवां प्रश्न पूछा गया है, इस प्रकार के स्टोरेज उपकरण में कोई गतिशील अंग नहीं होते। यानी कि दोस्तों, आपको ऐसा स्टोरेज डिवाइस बताना है जो कि गतिशील ना हो। दोस्तों, आपने फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क और ऑप्टिकल डिस्क देखी होगी, आपने CD देखी होगी, सामान्य तौर पर इन्हीं को यही कहते हैं। देखिए, जब ये चलती है तो दोस्तों ये घूमती है, जब घूमती है तभी हमें कोई ना कोई वीडियो या ऑडियो प्रदर्शित होती है। यानी कि ये सभी के सभी ऐसे स्टोरेज डिवाइस हैं जो कि गतिशील हैं। लेकिन
सॉलिड स्टेट एक ऐसा स्टोरेज डिवाइस है जो कि दोस्तों गतिशील नहीं है, यानी कि 7वें का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे हमारे पास में 8वां प्रश्न पूछा गया है, निम्न में से कौन मेमोरी के संदर्भ में सही ऑप्शन है। दोस्तों आप सबसे पहले ऑप्शन सी देखिए, 1 बाइट बराबर 8 बिट। जी हाँ दोस्तों, 1 बाइट जो होता है वो 8 बिट के बराबर होता है। उसी प्रकार से 1 टेराबाइट है वो 1000 गीगाबाइट के बराबर होता है, और वहीं 1 जीबी जो है वो 1 बिलियन बाइट के बराबर होती है। तो इस प्रकार से जितने भी ऑप्शन हैं वो करेक्ट हैं, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट होगा, उपरोक्त सभी। आगे हमारे पास में 9वां प्रश्न पूछा गया है, निम्न में से कौन डेस्कटॉप आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण हैं। तो दोस्तों हमारे पास में पहला ऑप्शन ए है विंडोज, मैक ओएस, यूनिक्स एंड लिनक्स। दोस्तों ये सभी के सभी क्या है, डेस्कटॉप आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण हैं, यानी कि 9वें का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। आगे हमारे पास में 10वां प्रश्न पूछा गया है, एक फाइल या फोल्डर को स्थायी रूप से मिटाने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, आप यदि कंप्यूटर के अंदर कोई फाइल डिलीट करते हो तो वो जो फाइल है वो कंप्यूटर की मेमोरी से चली जाती है और रिसाइकिल बिन में आ जाती है, यानी कि दोस्तों वो फाइल परमानेंट रूप से डिलीट नहीं हुई बल्कि टेम्परेरी रूप से डिलीट हुई है। और दोस्तों यदि आपको स्थायी रूप से परमानेंट रूप से डिलीट करनी है तो आपको कंप्यूटर के अंदर एक कुंजी दबानी होगी जिसका नाम है शिफ्ट प्लस डिलीट। तो इससे क्या होगा, आपकी जो फाइल है वो रिसाइकिल बिन में नहीं जाएगी बल्कि परमानेंट रूप से पूरे कंप्यूटर से ही डिलीट हो जाएगी, यानी कि 10वें का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे हमारे पास में 11वां प्रश्न पूछा गया है, निम्न में से कौन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है। तो दोस्तों हमारे पास में जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है वो नहीं है विंडोज एक्सपी। ये क्या है दोस्तों, ये हमारे पास में ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। और यदि मैं बात करूं वीएलसी की, तो वीएलसी एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसे आप वीडियो देखने के लिए उपयोग करते हैं, और वहीं एडोब रीडर में आप अपनी पीडीएफ देख सकते हैं, और फोटोशॉप एक प्रकार का एमएस वर्ड की तरह ही है जिसमें अपने डॉक्यूमेंट देख सकते हैं। यानी कि ये तीनों के तीनों क्या हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण है, बल्कि विंडोज एक्सपी क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। तो इस प्रकार से 11वें का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे हमारे पास में 12वां प्रश्न पूछा गया है, टास्क मैनेजर को एक्सेस करने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों यदि आपको कंप्यूटर के अंदर टास्क मैनेजर को एक्सेस करना है तो आपको कंप्यूटर के अंदर कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस डिलीट कुंजी है वो दबानी होगी, इससे आपका जो टास्क मैनेजर है वो एक्सेस हो जाएगा। 13वां प्रश्न पूछा गया है, इंटरनेट से जुड़ा हुआ प्रत्येक कंप्यूटर होता है। दोस्तों वो क्या होता है, वो होता है क्लाइंट सर्वर दोनों, यानी कि वो क्लाइंट का भी कार्य करेगा और सर्वर का भी कार्य करेगा। आगे हमारे पास में 14वां प्रश्न पूछा गया है, वर्ल्ड वाइड वेब होता है। दोस्तों www की फुल फॉर्म क्या होती है, वर्ल्ड वाइड वेब होती है। अब आपसे पूछा है कि वर्ल्ड वाइड वेब होता क्या है। दोस्तों ये होता है अनेक पेजों का समूह। दोस्तों यदि आप गूगल पर गए हो तो आप गूगल पर कितनी भी वेबसाइटें सर्च कर सकते हो, यानी कि अनेक पेज हैं वहाँ पे सर्च कर सकते हो। तो इस प्रकार से www क्या है, अनेक पेजों का समूह है। आगे हमारे पास में 15वां प्रश्न पूछा गया है, प्रोटोकॉल का क्या अर्थ है। तो दोस्तों आपको मैंने पहले ही कहा था कि जो प्रोटोकॉल होता है उसे हम सामान्य तौर पर बोलते हैं HTTP, यानी कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और दोस्तों प्रोटोकॉल को हम नियम भी कहते हैं, यानी कि नियम और निर्देशों का समूह क्या कहलाता है, प्रोटोकॉल कहलाता है। तो 15वें का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे हमारे पास में 16वां प्रश्न पूछा गया है, निम्न में से कौन सा ईमेल फोल्डर नहीं है। दोस्तों आपको क्या करना है, ईमेल पर जाना है और कई प्रकार के आपको ईमेल फोल्डर है वहाँ मिल जाएंगे। देखिए पहला आपको मिलेगा ड्राफ्ट। ड्राफ्ट का मतलब ऐसा ईमेल जो कि अधूरा हो, आपने अभी उसे पूरा ना किया हो और किसी को ना भेजा हो, उसे बोलते हैं ड्राफ्ट ईमेल। और वहीं यदि आप किसी को ईमेल सेंड कर रहे हो तो उसे बोलेंगे सेंट ईमेल। और यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि आपको जानता नहीं है और आपको ईमेल सेंड कर रहा है तो उस ईमेल को बोलेंगे स्पैम। यानी कि दोस्तों ये तीनों की तीनों क्या हैं, ईमेल फोल्डर के नाम हैं। जबकि कंपोज क्या है दोस्तों, कोई भी ईमेल फोल्डर नहीं है, यानी कि 16वें का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 17वां प्रश्न पूछा गया है, निम्न में से किसे ऑनलाइन बैंकिंग के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों जो ऑनलाइन बैंकिंग है वो हमारे पास में इंटरनेट बैंकिंग भी होती है, नेट बैंकिंग भी होती है, ई बैंकिंग भी होती है, यानी कि ये सभी के सभी क्या है, ऑनलाइन बैंकिंग के नाम है। तो 17वें का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। आगे हमारे पास में 18वां प्रश्न पूछा गया है, ऑनलाइन बैंकिंग या डिजिटल भुगतान प्रणाली में लेन देनों को सुरक्षित रूप से करने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों मैंने आपको कुछ ही देर पहले कहा था कि प्रोटोकॉल का मतलब होता है नियम और शर्त। और दोस्तों यदि आप किसी एक वेबसाइट से कोई ऑनलाइन सामान खरीद रहे हो, जैसे कि अमेजन से कोई एक सामान खरीद रहे हो, और दोस्तों आपने क्या किया, अपनी OTP है वो दे दी और अमेजन वाले आप कह रहे हैं कि आपका सामान नहीं भेजा जाएगा, आपके रुपए कट गए लेकिन आपको सामान नहीं भेजेंगे। इसका मतलब दोस्तों अमेजन वालों की जो प्रोटोकॉल है वो बहुत ही कमज़ोर है, उनके नियम और शर्तें हैं वो बहुत ही कमज़ोर है। इसलिए हमें किसी भी वेबसाइट को डिज़ाइन करने से पहले उसका जो प्रोटोकॉल है वो हमें सही करना होगा, यानी कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर है उसे सही करना होगा। और साथ ही OTP प्रणाली है वो भी हमें सही करनी होगी ताकि वेबसाइट है वो सुचारू रूप से आगे बढ़ सके और उसका विकास हो सके।
यानी कि 18वें का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे हमारे पास में 19वां प्रश्न पूछा गया है, एंड्रॉइड मोबाइल में डिजिटल मोबाइल वॉलेट डाउनलोड करने के लिए किसका उपयोग करेंगे। यानी कि दोस्तों आपको एंड्रॉइड मोबाइल के अंदर मोबाइल वॉलेट डाउनलोड करना है तो आप एंड्रॉइड मोबाइल के अंदर गूगल प्ले स्टोर में जाएंगे और उस ऐप को इंस्टॉल कर लेंगे। यानी कि 19वें का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे हमारे पास में 20वां प्रश्न पूछा गया है, बेसिक फीचर फोन द्वारा बैंकिंग लेन देन करने के लिए यूएसएसडी भुगतान प्रणाली का उपयोग किया जाता है। इसके लिए कौन सा नंबर डायल करना होता है। यानी कि दोस्तों आपके पास में जो छोटे वाला मोबाइल होता है जो कि एंड्रॉइड नहीं होता, उससे यदि आपको अपनी बैंक की डिटेल जाननी है, बैंक का लेन देन जानना है, तो आप घर बैठे कुछ नंबर डायल करके अपनी बैंक की लेन देन है वो जान सकते हैं। दोस्तों वो जो हमारे पास में नंबर है वो है *99#। क्या है दोस्तों? *99#। ये जब आप डायल करेंगे तो आपके अकाउंट का जितना भी लेन देन है वो आपके सामने होगा। यानी कि 20वें का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे हमारे पास में 21वां प्रश्न पूछा गया है, निम्न में से कौन सोशल मीडिया का उदाहरण है। तो दोस्तों फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, लिंक्डइन ये सभी के सभी क्या हैं? सोशल मीडिया के उदाहरण हैं। यानी कि 21वें का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। आगे चलते हैं, हमारे पास में 22वां प्रश्न पूछा गया है, आज के ज़माने में सबसे बड़ी सोशल नेटवर्किंग साइट कौन सी है। तो दोस्तों आज के ज़माने में जो सबसे बड़े सोशल मीडिया ऐप है वो है फेसबुक। यानी कि 22वें का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं, हमारे पास में 23वां प्रश्न पूछा गया है, निम्न में से कौन क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म का उदाहरण है। तो दोस्तों आपको मैंने कई वीडियो में बता चुका हूं कि क्लाउड स्टोरेज के उदाहरण है वो है गूगल ड्राइव, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव, ड्रॉपबॉक्स। यानी कि 23वें का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे हमारे पास में 24वां प्रश्न पूछा गया है, MWC का पूरा नाम क्या है। तो दोस्तों MWC एक प्रकार का ऑनलाइन कोर्स है जिसे बोलते हैं मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्स। क्या बोलते हैं दोस्तों? मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्स। यानी कि 24वें का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे हमारे पास में 25वां प्रश्न पूछा गया है, सूचना और प्रौद्योगिकी का उपयोग करके सरकारी सेवाओं को नागरिकों तक पहुंचाया जाता है, इसे क्या कहते हैं। यानी कि दोस्तों जो राजस्थान के बूढ़े बुजुर्ग हैं, अनपढ़ हैं, जिनकी जो पेंशन वगैरह है वो नहीं आती है और उनको पता नहीं है कि हमारे लिए सरकार क्या कर रही है, तो दोस्तों सरकार ने एक अभियान चलाया है वो है ई गवर्नमेंट। यानी कि ई गवर्नमेंट की सहायता से सरकार राजस्थान के जितने भी नागरिक हैं उनको सरकारी सेवाओं के बारे में जानकारी देगी। तो इस प्रकार से 25वें का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे हमारे पास में 26वां प्रश्न पूछा गया है, राजस्थान एकल साइन ऑन का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो दोस्तों आपको सबसे पहले एसएसओ की फुल फॉर्म आनी चाहिए। दोस्तों एसएसओ की फुल फॉर्म होती है सिंगल साइन ऑन। और दोस्तों अब राजस्थान सरकार जो है वो हर व्यक्ति को कह रही है कि अपनी एसएसओ आईडी है वो जरूर बना ले, क्योंकि हर व्यक्ति अपनी जो कोई भी समस्या है या कोई भी आवेदन है या कोई भी बिजली का भुगतान है वो एसएसओ आईडी द्वारा ही कर पाएगा और एसएसओ आईडी द्वारा ही उस व्यक्ति की पहचान होगी। यानी कि एसएसओ आईडी एक व्यक्ति एक पहचान करवाती है। यानी कि 26वें का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे हमारे पास भी 27वां प्रश्न पूछा गया है, राशन कार्ड बनवाने के लिए किसके द्वारा ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको सबसे पहले पता होगा कि ई मित्रा पर राशन कार्ड आप बनवा सकते हैं, लेकिन एक और राजस्थान सरकार ने स्कीम चलाई है CSC। दोस्तों अटल सेवा केंद्र को ही CSC कहते हैं। यानी कि इन दोनों माध्यमों से आप अपना राशन कार्ड है वो बनवा सकते हो। यानी कि 27वें का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, A एंड B दोनों। आगे चलते हैं, हमारे पास में 28वां प्रश्न पूछा गया है, BRSY के तहत ऋण चुकाने की अवधि को कितने माह तक बढ़ाया जा सकता है। तो दोस्तों हमारे पास में जो लोन चुकाने की अवधि है उससे कितने माह तक बढ़ाया जा सकता है, उसे 6 माह तक बढ़ाया जा सकता है BRSY योजना के तहत। यानी कि करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 6 माह। आगे चलते हैं, हमारे पास में 29वां प्रश्न पूछा गया है, एसएसओ सुविधा का लाभ कौन कौन ले सकते हैं। तो दोस्तों एसएसओ सुविधा का लाभ है वो उद्योगपति भी ले सकता है, राजस्थान का नागरिक भी ले सकता है, राजस्थान का विद्यार्थी भी ले सकता है, राजस्थान का किसान भी ले सकता है और राजस्थान का सरकारी कर्मचारी भी ले सकता है। यानी कि 29वें का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। आगे चलते हैं, हमारे पास में 30वां प्रश्न पूछा गया है, एसएसओ यानी कि सिंगल साइन ऑन पंजीकरण को सत्यापित करने हेतु किस विकल्प का उपयोग किया जाता है। यानी कि दोस्तों आपको एसएसओ के अंदर रजिस्ट्रेशन करना है तो आप किसका उपयोग करेंगे, आप OTP का उपयोग करेंगे और बायोमेट्रिक का उपयोग करेंगे। यानी कि 30वें का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, A एंड B दोनों। आगे हमारे पास में 31वां प्रश्न पूछा गया है, भामाशाह कार्ड बनवाने के लिए रजिस्ट्रेशन किन किन माध्यमों से कर सकते हैं। तो दोस्तों आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से अपना जो भामाशाह कार्ड है वो बनवा सकते हो। यानी कि 31वें का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, A और B दोनों। आगे चलते हैं, हमारे पास में 32वां प्रश्न पूछा गया है, एसएसओ का पूरा रूप क्या है। तो दोस्तों एसएसओ का पूरा रूप होता है सिंगल साइन ऑन। यानी कि 32वें का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे हमारे पास में 33वां प्रश्न पूछा गया है, आधार कार्ड बनवाने के लिए कितना शुल्क देना होता है। तो दोस्तों भारत सरकार ने हर ई मित्रा वालों को कह रखा है कि कोई भी व्यक्ति यदि अपना आधार कार्ड बनवाना चाहता है तो उसे निःशुल्क अपना आधार कार्ड बनवा के देवें, क्योंकि ये उसका आधार है, ये उसका जीवन है।
यानी कि आधार कार्ड है वो किसी भी ई मित्रा पर निःशुल्क बनता है, यानी कि 33वें का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं, हमारे पास में 34वां प्रश्न पूछा गया है ARN का अर्थ क्या होगा। यानी कि दोस्तों आपसे ARN की फुल फॉर्म पूछी है, तो दोस्तों ARN की फुल फॉर्म होती है एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर, यानी कि 34वें का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे हमारे पास में 35वां प्रश्न पूछा गया है, निम्न में से कौन सा विभाग आधार कार्ड जारी करता है। तो दोस्तों जो आधार कार्ड जारी करने वाला विभाग है उसका नाम है UIDAI। क्या दोस्तों, UIDAI ये जो विभाग है वो आधार कार्ड जारी करता है। तो देखते हैं इसमें ऑप्शन क्या है। तो देख सकते हैं इसमें जो ऑप्शन सी दिया गया है UIDAI ये क्या करता है, आधार कार्ड जारी करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। आगे चलते हैं, हमारे पास में 36वां प्रश्न पूछा गया है, यदि आप नया पैन कार्ड आवेदन करना चाहते हैं तो किस फॉर्म का उपयोग करेंगे। यानी कि आपको पैन कार्ड बनवाना है तो आपको फॉर्म नंबर 49A का उपयोग करना होगा, इसके माध्यम से आप अपना पैन कार्ड है वो बनवा सकते हो। आगे हमारे पास में 37वां प्रश्न पूछा गया है, गूगल ने अपना पहला ऑपरेटिंग सिस्टम एस्ट्रो कब लॉन्च किया था। तो दोस्तों गूगल कंपनी ने अपना जो ऑपरेटिंग सिस्टम एस्ट्रो है वो सितंबर 2008 के अंदर लॉन्च किया था, यानी कि 37वें का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे हमारे पास में 38वां प्रश्न पूछा गया है, विंडोज किस कंपनी का उत्पाद है। तो दोस्तों विंडोज जो है वो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का उत्पाद है। आगे हमारे पास में 39वां प्रश्न पूछा गया है, निम्न में से किन विकल्प द्वारा आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर लॉक सेट कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको मोबाइल स्क्रीन पर लॉक सेट करना है तो आप पैटर्न लगा सकते हैं, जैसे कि ये पैटर्न होता है, एन पैटर्न होता है, ये क्या होते हैं, पैटर्न होते हैं, इसे आप स्क्रीन लॉक भी कहते हो। और उसी प्रकार से 1 2 3 4 ये जो पासवर्ड होते हैं उनका यूज करके भी आप अपने स्क्रीन पर लॉक लगा सकते हो। और वहीं जो स्वाइप होता है, जैसे कि आप ऊपर की ओर उंगली करोगे तो स्क्रीन लॉक खुल जाएगा, तो उसे बोलते हैं स्वाइप। यानी कि तीनों के तीनों ऑप्शन मोबाइल स्क्रीन पर लॉक सेट करने के ऑप्शन है, यानी कि 39वें का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। आगे हमारे पास में 40वां प्रश्न पूछा गया है, निम्न में से कौन से ऐप राजस्थान के नागरिकों के लिए उपयोगी ऐप्स हैं। तो दोस्तों हमारे पास में पहला ऑप्शन ए है राजस्थान संपर्क। दोस्तों राजस्थान का कोई भी व्यक्ति राजस्थान संपर्क ऐप पर जाकर अपनी जो शिकायत है उसे दर्ज करा सकता है, यानी कि ये बहुत ही काम का ऐप है। उसी प्रकार से ई मित्र जिस पे आप कई आवेदन कर सकते हो, भामाशाह कार्ड भी बनवा सकते हो, तो ये भी क्या है, उपयोगी ऐप है। उसी प्रकार से राजस्थान एवं सेंटर, ये भी राजस्थान सरकार द्वारा अभी अभी नया लॉन्च किया गया ऐप है, तो ये भी बहुत काम का है। इस प्रकार से 40वें का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। दोस्तों इस प्रकार से मैंने आपको इस वीडियो के अंदर आपके RSCIT एग्जाम के नए सिलेबस के अनुसार 40 महत्वपूर्ण प्रश्न बताए। दोस्तों आप मुझे जल्दी से कमेंट करके बताएं कि आपके इन 40 प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। और साथ ही यदि आपको ये मॉडल पेपर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करो। और दोस्तों साथ ही यदि आपका कोई ऐसा मित्र है जिसका आने वाला RSCIT एग्जाम होना है तो उसको भी ये वीडियो जरूर शेयर करो, ताकि उसका फायदा है वो भी हो सके। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, अब मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।